हम बात करते हैं आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कि हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम अभी तक जो है हमने डिस्कशन किया, कंक्रीट के बारे में डिस्कशन किया डिटेल, और कंक्रीट से संबंधित जो भी उनके अवयव है, जैसे कंक्रीट आपका हो गया, हम कंक्रीट पढ़ रहे हैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने सीमेंट के बारे में पढ़ लिया। हमने अब तक सीमेंट के बारे में पढ़ लिया है। सीमेंट में जो भी डिटेल था, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, जो भी उसकी वैरायटी थी, सब कुछ हमने जो है पढ़ लिया। जो कि एक बंधक पदार्थ है, बंधक पदार्थ है। तो हमने सीमेंट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया, कंक्रीट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया। इसके पश्चात हम इसके अगले कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एग्रीगेट। एग्रीगेट या मिलावा। हम मिलावा की बात करते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है हमारा मिलावा। हम आज पूरा डिस्कशन जो है, पूरा ये लेक्चर जो है, हम मिलावे के बारे में, एग्रीगेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। उसके पहले सीमेंट बात जो हमने सीमेंट के बारे में डिस्कशन किया, उसके सारे डिटेल हमने जो है पिछले लेक्चर में अपलोड कर दी गई है। यहाँ पे एग्रीगेट की हम बात करेंगे। एग्रीगेट या मिलावा। मिलावा, एग्रीगेट या मिलावा, इस भी नाम से जाने। तो मिलावा क्या होता है आपका, जैसे जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं, आपके सिलेबस की अगर हम बात करें शुरुआत में, इंग्रेडिएंट में हमने सीमेंट के बारे में पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, जो भी एज पर ISO कोड। अब बात करेंगे एग्रीगेट का। तो एग्रीगेट में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। हमें एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है और इसके वर्गीकरण को पढ़ना है। इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू साइज, उसकी माप के अनुसार, एंड शेप, उसकी बनावट के अनुसार। ये दो चीजें हैं जो बीच में जो है दी गई हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो एग्रीगेट की बात करते हैं जब भी हम, तो मिलावा, सीमेंट के बाद अगला नंबर आता है मिलावे। सीमेंट से ये काफी सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल है, आपको हर जगह जो है आसानी से ये प्राप्त हो जाएगा और कम दाम में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बिना मिलावे के आपकी कंक्रीट की वैल्यू अस्तित्व कह सकते हैं खत्म। अगर आपने इस मिलावे को कंक्रीट के साथ नहीं मिलाया, कंक्रीट बनाने के लिए मिलावे का प्रयोग नहीं किया, तो पहले तो हमारी वॉल्यूम कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि पूरे कंक्रीट का लगभग 70 से 80% भाग, कंक्रीट का 70 से 80% जो हिस्सा होता है आपका, वो आपके एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट क्या होते हैं आपके, मैंने बताया था ये मिलावा जो है आपका, मिलावा आपकी कंक्रीट को क्या प्रदान करता है, आयतन प्रदान करता है, एक निश्चित आयतन और आकार प्रदान करता है। और पूरे कंक्रीट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है आपका, वो गेन प्रोवाइड करता है एग्रीगेट। सीमेंट के बाद मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट है आपका एग्रीगेट। तो ये आपका जो मिलावा है, वो क्या करता है, आपके कंक्रीट को एक निश्चित आयतन प्रदान करता है और दृढ़ता प्रदान करता है, और जो आपका कंक्रीट है उसके सामर्थ्य में एक विशेष योगदान देता है। तो एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो जो मिलावा है आपका, वो आता कहां से है। हम बात करते हैं मिलावे की। तो अगर सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को हम पूछेंगे कि एग्रीगेट क्या होता है या मिलावा क्या होता है, तो कंक्रीट के मिलावे के बारे में बताएगा कि वो गिट्टी, वो क्या कहेगा, वो गिट्टी, बालू या सैंड कहते हैं इसको, एग्रीगेट सैंड। तो ये गिट्टी और बालू की वो बात करेगा, जो कि जनरली हम किसी भी कंक्रीट के निर्माण में, जो भी ग्रेड का वो कंक्रीट हो, उसके निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं, गिट्टी बालू का मिलावे के रूप में। यानी कि अगर टेक्निकल रूप से देखें हम इस चीज को, टेक्निकली देखें इस चीज को, तो मिलावा आपका दो भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक होगा साइज के आधार से, तो होगा आपका महीन मिलावा, और दूसरा है आपका मोटा मिलावा। हम बात करते हैं महीन मिलावे और मोटे मिलावे की। तो जनरली अगर हम एक विजुअलाइज करें इस चीज को,
अगर हम खुली आंखों से समझने की कोशिश करें, जब वो कंक्रीट को बनते हुए देखते हैं, तो जो मिलावा है अगर हमें पता है कि वो एक क्या है, अक्रियाशील या इनर्ट मटेरियल है, अक्रियाशील मटेरियल है, जो कि आपस में स्वयं जुड़ने की कोई क्षमता नहीं होती है। इस मिलावे में जो मिलावा होता है उसमें आपस में कोई रासायनिक क्रिया होने की संभावना नहीं होती है, जब तक हम उसमें पानी और सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये जो सीमेंट है वो क्या करता है, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होता है, और उस मिलावे को क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उनको अंतर्ग्रथन की क्रिया में, अंतर्ग्रथन जो है उनका होता है उस मिलावे का सीमेंट और पानी की सहायता से, जो कि हाइड्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जलावन की क्रिया के द्वारा होता है, और वो मिलावा क्या होता है, एक ठोस रूप जो है प्रदान करता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मिलावे का अगर एक विजुलाइज अगर हम करें जनरल वे में, क्योंकि हमें देखने में अगर समझ में आएगा तो महीन होता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट क्या होता है उसका, मिलावे का मोटा होता है। तो महीन में अगर हम रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, सैंड रखेंगे, सैंड, इसे रेत कहते हैं, या सिल्ट भी होता है, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ठीक है। और जो मोटा मिलावा आता है, जो कि हम जानते हैं मोटा मिलावा के रूप में हम क्या यूज करते हैं, रोडी का, रोडी या एग्रीगेट्स का प्रयोग करते हैं। तो ये मिलावे जो है हमने दो भागों में जनरल अगर हम बांटे माप के आधार पर, तो महीन मिलावा और मोटा मिलावा, ये दो चीजें हमें सामने मिलेंगी या दिखेंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो आपका मिलावा है वो आता कहाँ से है। जो मिलावा है आपका, चाहे रेत हुआ, चाहे आपका रोडी हुआ, ये रोडी या सैंड जो है हमारे पास हमें उपलब्ध कहाँ से होता है, कैसे होता है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि जो रोडी होती है, आपके एग्रीगेट होते हैं, वो एग्रीगेट जो है पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो वो छोटे टुकड़े जो है बनाए जाते हैं क्रशिंग के द्वारा, संदलन क्रिया के द्वारा, क्रशर मशीन के द्वारा, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में, ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थरों को तोड़ के बनाया जाता है। तो वो जो होता है आपका रोडी होते हैं, या कभी सामान्य प्राकृतिक तौर पे भी ये पाए जाते हैं। तो अगर हम मिलावे को वर्गीकृत करें सामान्य तौर पर, तो मिलावा जो है आपका क्या होगा, हम यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं इसको मिटा देते हैं। तो मिलावा आपका जो होगा, जो मिलावा है आपका वो मुख्यतया दो भागों में बटेगा। एक होगा आपका नेचुरल एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका होगा, या प्राकृतिक कह सकते हैं, प्राकृतिक मिलावा। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल एग्रीगेट, इसको कह सकते हैं हम लोग कृत्रिम मिलावा। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो मिलावा है आपका वो मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका मिलावा, नेचुरल मिलावा या प्राकृतिक मिलावा, और दूसरा क्या है आपका कृत्रिम मिलावा, ठीक है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम का अंतर हम समझते हैं कि जो प्रकृति में प्राकृतिक तौर पे जो भी वस्तुएं या जो भी पदार्थ पाए जाएंगे वो प्राकृतिक होगा, और जो नेचुरली न पाकर हम आर्टिफिशियली प्राप्त करते हैं, स्वयं मानव द्वारा जो है, मानव के प्रयासों द्वारा बनाया जाता है, वो कृत्रिम पदार्थ या जो भी तत्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेचुरल की बात करते हैं। सबसे पहले नेचुरल मिलावा या नेचुरल एग्रीगेट, नेचुरल एग्रीगेट हम बात करते हैं नेचुरल एग्रीगेट के यहाँ पे। तो नेचुरल एग्रीगेट जो कि होता है आपका वह, जो कि वायुमंडल में नेचुरली, प्रकृति में प्राकृतिक तौर पर हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाएंगे वो कहलाएंगे आपके नेचुरल एग्रीगेट। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बस स्वयं प्रकृति के द्वारा विघटित होकर चट्टानों से छोटे छोटे अलग अलग साइज के एग्रीगेट के रूप में या मिलावे के रूप में वो बदल जाते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल एग्रीगेट। अब पुनः ये जो नेचुरल एग्रीगेट होते हैं, इनको अगर आप सामान्य तौर पे एक चट्टान को ध्यान से अगर देखें तो इन चट्टानों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं।
ठीक है। और उन्हीं चट्टानों के विघटन से ये सभी एग्रीगेट जो है पाए जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रॉपर्टीज के अलग अलग गुणों वाले मिलावे पाए जाते हैं, चाहे वो सैंड हुआ, चाहे आपका एग्रीगेट हुआ, चाहे वो रोडी हुआ, जो भी हैं वो सारे जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ पाए जाते हैं, क्योंकि उन चट्टानों का जो प्रॉपर्टीज या गुण है वो क्या है, अलग अलग है। तो उसके पहले अगर हमने जियोलॉजी को अध्ययन किया होगा या आपने जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको एग्रीगेट में पढ़ के हो सकता है वहाँ पे आपको चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ाया गया हो। तो चट्टानों के वर्गीकरण में आपने जो है मेनली 3 तरह के चट्टान पढ़े होंगे, हम यहाँ बात करते हैं। पहला होता है आपका आग्नेय चट्टान, पहला होता है आपका आग्नेय चट्टान। इसके पश्चात है आपका दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरे नंबर पे आपका कायांतरित चट्टान है। ठीक है। तो हम अगर इसको क्लासिफाई कर पा रहे हैं, अगर किसी भी नेचुरल एग्रीगेट को हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके ऑरिजिन को देखने का प्रयास कर रहे हैं इनके अलग अलग चट्टानों से। तो चट्टानें हमारे सामने 3 हैं, जो कि हम वर्गीकृत अगर हम करेंगे या जियोलॉजी के अध्ययन में हम पाएंगे कि आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं और कायांतरित। आग्नेय मतलब क्या, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, आपके आग्नेय चट्टानें होती हैं। दूसरा क्या आपका सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। और लास्ट में आपका क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम जनरली अगर देख पा रहे हैं कि एग्रीगेट को अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहां से आए हैं, तो ये निश्चित तौर पे इन 3 चट्टानों के विघटन से या इनके द्वारा टूट फूट के इनके जो अवयव हैं उनके टूटने या विघटन की जो भी प्रक्रिया होगा, उनके द्वारा ये अलग अलग जो है एग्रीगेट्स पाए गए, हम जो कि देख पा रहे हैं। आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है और कायांतरित चट्टान है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, तो आग्नेय जो चट्टानें होती है इनका एग्जाम्पल हम पाएंगे इसका ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्या होता है ये, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल। अगर हम बात करें आग्नेय चट्टानों की उदाहरण की, जो कि इग्नियस रॉक्स होते हैं, तो इग्नियस रॉक्स के जो उदाहरण हम देखेंगे वो क्या होंगे, आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट। दूसरे नंबर पे है आपका अवसादी चट्टान क्या होता है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, चूना पत्थर से कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या चाक, एक और हम लिख सकते हैं यहाँ पे चाक। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर आग्नेय चट्टानों के एग्जांपल कौन से हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। उसके पश्चात हमने देखा अवसादी चट्टानों की जो रूप हैं उनका एग्जांपल उदाहरण तौर पर तो सैंडस्टोन हुए, लाइमस्टोन हो गए और चाक। और लास्ट में आपका क्या है, जो कायांतरित चट्टानों का एग्जांपल क्या होगा, मार्बल होगा। मार्बल्स क्या होंगे, मार्बल्स होंगे आपके। तो कायांतरित चट्टानों के एग्जांपल हो जाएंगे आपके मार्बल्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग चट्टानों के विशेष गुण और उनकी विशेषता के बारे में कि हम देख पा रहे हैं। तो इसके एग्जांपल स्लेट में भी होंगे, मार्बल और स्लेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान की, उसके बाद अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इन्हीं अलग अलग चट्टानों से ये जो है विकसित होकर एग्रीगेट का अलग अलग रूप लेते हैं। अगर हम एग्जांपल जब देखते हैं इसका, तो इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल होंगे आप ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, ग्रेनाइट होते हैं, और अवसादी चट्टान होते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चाक। और तीसरे नंबर पर जो भी कायांतरित चट्टान है, उस चट्टान के एग्जांपल होंगे मार्बल और स्लेट।
जानते हैं जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो ठोस, कठोर और टिकाऊ होते हैं, मतलब उनके गुण जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। इन चट्टानों की जो आग्नेय चट्टान है इनके गुण क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। गुण क्या होते हैं? निश्चित गुण होते हैं, मतलब सर्वकालिक गुण रखते हैं ये हमेशा, मतलब इनके जो गुण होंगे हमेशा एक समान रूप से बिहेव करेंगे, जो भी यहाँ भी इनका प्रयोग करेंगे ये हमेशा एक ही तरह से इनका अपनी प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इनकी खासियत है कि ये कठोर होते हैं और टिकाऊ होते हैं, और इनकी रंध्रता जो पोरोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इसमें जो वॉइड्स होते हैं या पोर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ होते हैं वो बहुत हाई माने जाते हैं और हाईली डिजायरेबल माने जाते हैं। जो आग्नेय चट्टानों से विकसित होने वाले एग्रीगेट हैं ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं किसी भी कंक्रीटिंग के लिए, कंक्रीट के कार्य में यूज किए जाते हैं आग्नेय चट्टान। इसके पश्चात है आपका अवसादी चट्टान। तो जो अवसादी चट्टान आपके हैं इनके गुण इनकी अपेक्षा क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। जो आपके अवसादी चट्टान होते हैं वो आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा क्या होते हैं? इनके जो गुण होते हैं अनियमित होते हैं। तो निश्चित होने न होने के कारण, इनके गुणों का निश्चित न होने के कारण इनकी जो यूज है इसकी अपेक्षा क्या होती है? थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि इसमें जो पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं, इनकी अपेक्षा अधिक होती है, और जो इनमें ठोस और टिकाऊपन है वो किसी भी आग्नेय चट्टान से प्राप्त एग्रीगेट की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। यानी सामर्थ्य कम हो जाएगी अगर हम इसका प्रयोग करेंगे इसकी अपेक्षा। आग्नेय चट्टान की जगह हम अवसादी चट्टान से प्राप्त एग्रीगेट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? आपके जो एग्रीगेट होंगे उनसे जो निर्मित कंक्रीट होगा उसकी सामर्थ्य जो है आग्नेय चट्टान वाले एग्रीगेट के द्वारा बनाए गए कंक्रीट की अपेक्षा क्या होगी? सामर्थ्य कम होगी। और सबसे अंत में जो आपका है वो है मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि कहते हैं कायांतरित। इसका एग्जांपल हमने बताया है कि क्वार्टजाइट और स्लेट या मार्बल, ठीक है, क्वार्टजाइट, स्लेट या मार्बल है, इसका जो होता है शेप जो होता है इसका होता है बेलबूटेदार, बेलबूटेदार इसका शेप होता है, या फोलिएटेड कहते हैं इसको, फोलिएटेड। तो इन तीनों का जब भी हम स्टडी करेंगे, स्टडी करने के पश्चात जो हमें लगता है कि ऐसा इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा होगा? आपका आग्नेय चट्टान से प्राप्त एग्रीगेट होगा। यानी कि जो इग्नियस रॉक से प्राप्त, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त जो एग्रीगेट होते हैं वो सबसे उत्तम माने जाते हैं। इनके द्वारा जो प्राप्त एग्रीगेट होते हैं वो सबसे अधिक डिजायरेबल और सबसे उत्तम माने जाते हैं, जिनका प्रयोग हम किसी भी कंक्रीटिंग में हम उच्च स्ट्रेंथ वाली या उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इग्नियस रॉक के लिए कि ये पॉइंट के तौर पर कि इग्नियस रॉक ज्यादा यूज होते हैं किसी भी एग्रीगेट के रूप में, इनसे प्राप्त एग्रीगेट ज्यादा यूज होते हैं किसी भी कंक्रीटिंग में, जिसके द्वारा हम उत्तम क्वालिटी का और उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट का निर्माण या उससे उच्च सामर्थ्य प्राप्त उस कंक्रीट से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेचुरल एग्रीगेट का एग्जांपल, तीनों जो है। इसके पश्चात हमने देखा है यहाँ पर कि आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया आपका? कृत्रिम मिलावट, हम बात करते हैं कृत्रिम मिलावट, ठीक है। तो मैंने शुरू में ही बताया कि जो कृत्रिम वर्ड आता कहां से है? जहां पर कोई चीज नेचुरली प्राप्त न होकर, नेचुरल मतलब अपने स्वयं से प्राप्त न होकर आर्टिफिशियली जो प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका कृत्रिम, ठीक है। और वो जो मिलावा है, जो जिस मिलावे का प्रयोग हम लोग कृत्रिम तौर पे बनाए गए एग्रीगेट या सैंड या जो भी है उसका प्रयोग करके हम कंक्रीट का निर्माण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम मिलावा कहलाएगा, ठीक है। जो कृत्रिम तौर पर बनाया जाए, वो मिलावे जो कृत्रिम तौर पर बनाया जाए वो कहलाते हैं आपके कृत्रिम मिलावा। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एग्जांपल में हमें मिलेगा कृत्रिम मिलावे का ईंट की रोड़ी, क्या होगा आपका? ईंट की रोड़ी, या वात्या भट्टी से प्राप्त धातुमय
ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, कृत्रिम मिलावे। ठीक है, हम ईंट की रोड़ी का प्रयोग जो है मिलावे के तौर पर किसी भी कंक्रीट में कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लेकिन इस ईंट की रोड़ी को जब भी हम किसी साइज में, पर्टिकुलर साइज में बनाएंगे और उसके बाद प्रयोग मिलावे के रूप में, एग्रीगेट के रूप में हम किसी भी चट्टान द्वारा प्राप्त एग्रीगेट की अपेक्षा करेंगे या स्थान पर करेंगे, तो ईंट की रोड़ी जो होती है आपकी जो है पानी सोखने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो इनकी होती है बहुत हाई होती है, जो कि कंक्रीटिंग अगर हम आरसीसी में जिसमें हम रिइंफोर्समेंट करते हैं उसके साथ अगर हम कंक्रीटिंग करें तो वो जो कंक्रीट प्राप्त होगी हमें उस रॉड पे जो हम बार यूज करेंगे, उस बार पे जो इसकी नमी होगी ईंट की रोड़ी की, जो इसकी सोखने की क्षमता है, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो उस रॉड को प्रभावित करेगी, निश्चित तौर पे सीधे तौर पे प्रभावित करेगी उस बार को, जो कि हमें एक साइड पे कुछ दिख सकता है कि वो जो रॉड है वो क्या, उनका क्या होता है, कोरोजन हो सकता है। तो वो कोरोजन अगर होता है उस रॉड का, उस वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से, उस एग्रीगेट में जो कि हम ईंट की रोड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, और वो रॉड अगर क्षरण होता है तो जहाँ पे हम उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे उस पूरे निर्माण कार्य के बीच जो टिकाऊपन है और सामर्थ्य वो क्या होगी, प्रभावित होगी। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर वात्या भट्टी से प्राप्त धातुमल। तो वात्या भट्टी से प्राप्त धातुमल का भी प्रयोग हम मिलावे के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसकी समस्या क्या है कि जो वात्या भट्टी से प्राप्त धातुमल है, एक अच्छी चीज क्या है, ये अग्निरोधी होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो फायर रेजिस्टेंस क्षमता है वो ज्यादा है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर हमारे सामने आती है कि वात्या भट्टी से प्राप्त जो धातुमल है इनमें सल्फर कंटेंट होते हैं। तो सल्फर की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, सल्फर की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, हमारे सामने समस्या आती है कि इनका जो प्रभाव है, जो बार यूज करते हैं हम आरसीसी में रिइंफोर्समेंट के लिए, जो बार यूज करते हैं एज ए रिइंफोर्समेंट, वो सल्फर क्या करते हैं, कोरोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनकी वजह से सल्फर की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, उस बार का क्या होता है, कोरोजन होने की संभावना जो है बढ़ जाती है आपकी। इसके पश्चात तो ये हो गया आपका नेचुरल एग्रीगेट और नेचुरल एग्रीगेट, जो कि हम देख रहे थे कि इनके नेचुरल और एग्रीगेट और कृत्रिम मिलावा। मिलावे में हमने दो भागों में देखा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने देखा आगे चट्टाने, अवसादी चट्टाने और काल्पनिक चट्टाने, और इनका अलग अलग जो है रूप क्या है और इनके क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और हम क्यों कब किस कंडीशन में किसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात किया कृत्रिम मिलावे का। कृत्रिम मिलावे में हमने दो चीजें देखी, ईंट की रोड़ी का हम यूज कर रहे हैं कहीं या वात्या भट्टी यूज कर रहे हैं, तो दोनों के कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। तो ये था आपका जो है एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके पश्चात है आपका हम बात करें कि मिलावा जो आपका होना चाहिए, जो मिलावा है उसकी प्रॉपर्टी जनरली एक नजर में अगर हम देखें, उस मिलावे की गुण क्या होना चाहिए, उस मिलावे का जो व्यवहारिक गुण जो कि हमें प्रैक्टिकली या हम देखें उसको कि उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला मजबूत होना चाहिए, दूसरा क्या है, टिकाऊ होना चाहिए, तीसरा रंध्र विहीन होना चाहिए, सस्ते होने चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, ये सारे जो है बेसिक पॉइंट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मिलावे के क्या क्या जनरल गुण होने चाहिए, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। अशुद्धि रहित भी हम कर सकते हैं पॉइंट, अशुद्धियों से रहित, अशुद्धि रहित। तो हम गुण की जब बात करते हैं तो यहाँ पर मिलावा जो आपका है वो क्या है, आपका किसी भी मिलावे के, एक अच्छे मिलावे के गुण क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो क्या हो, हाई हो, टिकाऊपन होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें हम, अच्छे जो उससे जो निर्माण कार्य हो उसकी जो
लाइफ स्पान हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। उसके बाद रंध्रहीन यानी कि पोरोसिटी, उनमें जो छिद्र होने चाहिए, उनके कणों के बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम जो लगभग 0 होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। इसके पश्चात है सस्ते। हम जो भी मिलावा यूज करें वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए और हमें कम दाम में मिले, सस्ते दामों में मिल जाए, वो आपका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके पश्चात है आसानी से प्राप्त हो, मतलब हम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, जो भी हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो निर्माण कार्य के लिए प्रयोग होने वाले जो भी एग्रीगेट हैं वो क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो आसपास के क्षेत्रों में, उसकी मात्रा अधिक हो, जिससे हमें वो आसानी से कम दाम में मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम आए वो ना हो। ठीक है। इसके पश्चात अशुद्धि रहित, कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसमें कोई जो है क्ले ना हो, कोई भी मतलब धूल के कण ना मिले हो, या कोई अन्य जो है जो भी हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं होना चाहिए। ये हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो ये था आपका जो है मिलावे के गुण। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि एग्रीगेट के जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वर्गीकरण देखा है यहाँ पर, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल आर्टिफिशियल हमने देख लिया। अब हम बात करें स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर हमने यहाँ पे देख दिया है, ये जो वर्गीकरण था आपका वो था आपका स्रोत के आधार पर वर्गीकरण था। ठीक है। ये आपके स्रोत के आधार पर, जो कि आपके सोर्स ने नेचुरल सोर्स कहाँ से आए और आर्टिफिशियल सोर्स कहाँ से है, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात कर रहे थे जो कि प्राकृतिक मिलावा है आपका, उस प्राकृतिक मिलावे में और भी टर्म आते हैं। इस प्राकृतिक मिलावे में और भी टर्म आते हैं। प्राकृतिक मिलावे में और भी टर्म आते हैं, इससे संबंधित जो शब्दावलियां हैं जिनको हम बात करेंगे अलग अलग। पहला है आपका बोल्डर, दूसरा है आपका बजरी, नंबर 3 पर आपका सिंगल हो गया। इसके पश्चात है आपका गिट्टी, नंबर 4 पर है आपका गिट्टी। इसके पश्चात है आपका स्टोन ग्रिट। उसके बाद है सैंड। ठीक है। तो ये घटते हुए साइज के रूप में हम जो प्राकृतिक मिलावा है इनके अलग अलग रूप अगर हम देखें जो कि प्रकृति में नेचुरली पाए जाते हैं, बोल्डर, बजरी, सिंगल, गिट्टी, स्टोन ग्रिट, सैंड। हम नेचुरल की बात करें तो अलग अलग चट्टानों की डिस्कशन की है। उन चट्टानों के जो रूप होते हैं अलग अलग, हम बोल्डर देखते हैं, बजरी देखते हैं, सिंगल देखते हैं, गिट्टी देखते हैं, स्टोन देखते हैं, सैंड देखते हैं। ये सारी चीजें क्या है आपकी नेचुरली अवेलेबल हैं और अलग अलग साइज में और शेप में जो है अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ हमारे क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं, जो कि हम इसका प्रयोग हम किसी भी कंक्रीट के निर्माण में करते हैं। तो आपके जो बोल्डर होते हैं जनरली वो 256 mm से बड़े, इनका जो साइज होता है 256 mm से बड़े होते हैं जनरली, वो कहलाते हैं आपके बोल्डर। तो जो बोल्डर हैं आपके वो नेचुरली अवेलेबल होते हैं नदियों के किनारे, बजरी और जो रेत होती है उनमें पाए जाते हैं ये बोल्डर। तो इनका प्रयोग हम जनरली क्या करते हैं, रोड के निर्माण में जो उसके सबसे नीचे का लेयर होता है वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं, बोल्डर का प्रयोग करते हैं बड़े बड़े उसके लिए। तो ये था आपका बोल्डर। इसके पश्चात है आपका बजरी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बजरी, हम कई बार इसको स्टडी में देखे होंगे। तो चट्टानों के विघटन, जो भी चट्टानें होती हैं उनके विघटन से क्या होता है, विघटन के द्वारा उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पानी चलती है, जो नदियां चलती हैं, उनमें एक दूसरे से रगड़ के द्वारा इनका निर्माण होता है। विघटन और रगड़ के द्वारा इनका निर्माण होता है, वो कहलाती है बजरी। इनकी साइज जनरली रखी जाती है 4.75 से ज्यादा mm से ज्यादा जो साइज होता है इनका जनरली, तो वो क्या कहलाती है आपकी बजरी। तो ये था आपकी बजरी। तीसरे नंबर पे है सिंगल। सिंगल क्या होता है आपका, बोल्डर और बजरी के बीच का जो साइज के जो भी एग्रीगेट होते हैं वो कहलाते हैं आपके सिंगल। ठीक है। इसके पश्चात है आपके
गिट्टी, गिट्टी की जो साइज होती है आपकी 6 से 7.5 mm तक, ठीक है। जो भी एग्रीगेट 6 से 7.5 mm के बीच में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके गिट्टी कहलाते हैं। जनरली इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में। रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं इसका। इसके पश्चात है आपका स्टोन ग्रिट, ठीक है। स्टोन ग्रिट क्या होते हैं आपके, जिनकी साइज 10 mm से 20 mm के बीच, 10 से 20 mm के बीच होते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्टोन ग्रिट। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कंक्रीट में। कंक्रीट, जो हम कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, कंक्रीट का निर्माण करते हैं, उसमें हम स्टोन ग्रिट का प्रयोग करते हैं, जिसमें साइज आपकी कितनी रखी जाती है, 10 mm से 20 mm। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंक्रीट में प्रयोग होने वाले मोटे मिलावे की साइज कितने से कितनी रखी जाती है, 10 mm से 20 mm के बीच में। तो ये था आपका स्टोन ग्रिट। इसके पश्चात है आपका लास्ट में क्या है, सैंड है, जो मिलावा 4.75 mm से छोटा हो, 4.75 mm से छोटे होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, सैंड कहते हैं, ठीक है। और सैंड से भी जो छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, सिल्ट। सैंड से जो छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। तो ये था आपका जो है अलग अलग शब्दावली जो कि प्राकृतिक मिलावे में से जुड़े हुए हैं, बोल्डर, बजरी, सिंगल, गिट्टी, स्टोन, सैंड और सिल्ट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, यानी कि माप के आधार पर वर्गीकरण। माप के आधार पर वर्गीकरण, जो उसकी माप होते हैं, अलग अलग साइज के जो एग्रीगेट होते हैं, उनके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो माप के आधार पर हम सबसे पहले किन दो भागों में बांटेंगे, महीन मिलावट। इससे पहले मैंने डिस्कस किया इसको शुरू में ही, महीन मिलावट और दूसरा क्या है आपका, मोटा मिलावट। मोटा मिलावट, महीन मिलावट जो नहीं हम देखते हैं क्या होता है आपका, सैंड, ठीक है। तो महीन मिलावे को हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो महीन मिलावे को अगर हम वर्गीकृत करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा, सैंड आएगा, सैंड या बालू, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, सिल्ट, सिल्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा आपका, क्ले। सबसे महीन पार्ट में होते हैं क्ले के, या तो सैंड हो गया, सिल्ट हो गया और क्ले हो गया। तो जो सैंड होते हैं जनरली इनकी साइज कितनी रखी जाती है, 0.07 mm तक। इसकी क्या है, मिनिमम साइज कितनी रखी जाती है, 0.077 mm, ये मिनिमम साइज होगी आपकी। सैंड की जो साइज होती है, पार्टिकल की साइज होती है, सैंड के पार्टिकल की साइज होती है, वो जनरली सबसे मिनिमम साइज उसकी कितनी होती है, 0.07 mm तक, वो कहलाती है आपकी सैंड, ठीक है। इसके पश्चात आपका क्या है, सिल्ट है। सिल्ट जो होते हैं आपके, इनकी साइज होती है 0.002 से 0.006 mm तक, तो आपके क्या कहलाते हैं, सिल्ट कहलाते हैं। और लास्ट में क्या है, सबसे इनसे भी छोटे, सिल्ट से भी जो छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, क्ले पार्टिकल कहलाते हैं। तो ये महीन मिलावट का 3 अंतर हम देख पा रहे हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, जो कि घटते हुए क्रम में, साइज के क्रम में है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर मोटा मिलावट। मोटा मिलावट की हम बात करें तो हमने इससे पहले ही यहाँ पे डिस्कशन किया, तो डिस्कशन में हमने पाया मोटे मिलावे का जो वर्गीकरण था, उसमें साइज कितनी रखी जाती है, जो आपके एग्रीगेट होते हैं तो उनका साइज रखा जाता है 10 mm से 20 mm तक। जो कि हम मोस्टली
किसी भी कंक्रीटिंग के कार्य में प्रयोग करते हैं। वैसे भी हम इसको देखते हैं तो 40 mm के, 20 mm के, 16 mm, 12.5 mm, ये सारे जो है अलग अलग साइज के हमें और भी एग्रीगेट में मिलते हैं मार्केट में, जो कि हम अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कार्य के उसके हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। ये आपका जो है मोटे मिलान का रूप। इसके बाद एक टर्म आता है मिश्र मिलावा। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर मिश्र मिलावा, जिसमें महीन और मोटे दोनों मिलावे आते हैं, वो आपके कहलाते हैं मिश्र मिलावा के। मिश्र मिलावा हो जाएगा आपका, इसमें महीन मिलावा और मोटा मिलावा दोनों आते हैं। और आखिरी में होगा एकल मापी मिलावा। तो ये 4 प्रकार के होंगे। एकल मापी में क्या है, जिसमें पूरे एग्रीगेट की साइज क्या होती है, एक समान होती है। पूरा साइज जो है, अगर हम 10 mm 20 mm का यूज कर रहे हैं तो थ्रू आउट पूरा जो एग्रीगेट की साइज होगी मिलावे की, तो क्या होगी 20 mm की रखी जाएगी, यानी कि पूरा जो है एक ही माप के रखे, तो वो कहलाते हैं आपके एकल मापी मिलावा। तो ये था आपका जो है माप के आधार पर वर्गीकरण किसी भी मिलावे का। अब हम लास्ट में देखेंगे आकार के आधार पर वर्गीकरण। जो आपका आकार होता है, जो अलग अलग एग्रीगेट की, उनके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो ये भी 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है आपका गोलाकार मिलावा। नंबर 2 है आपका आंशिक रूप से, आंशिक रूप से गोलाकार मिलावा। नंबर 3 पर है नुकीला या एंगुलर भी कहते हैं इसको। नंबर 4 पर है परतदार मिलावा। ठीक है, तो गोलाकार मिलावा सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं। जब भी हम आकार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं किसी भी एग्रीगेट का, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका गोलाकार मिलावा, दूसरा है आंशिक रूप से गोलाकार मिलावा, तीसरा है नुकीला मिलावा, चौथा है परतदार मिलावा। तो जैसा कि नाम से हम देख पा रहे हैं गोलाकार मिलावा, तो इनकी जो शेप होती है, इनका आकार जो जनरली होता है, एवरेज होता है, वो क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, इनका आकार गोल का होता है, पूरा आप देखेंगे राउंडेड होता है शेप। और राउंडेड शेप होने के साथ इसमें जो वाइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 32 से 35% तक सबसे कम रकम होते हैं इसमें। इनका एग्जांपल होगा बजरी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, शेप में गोल होते हैं। गोल होने की वजह से क्या होता है, इनकी जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, कम से कम होता है। जब सरफेस एरिया कम से कम होगा तो इनके द्वारा इनकी जो वर्कबिलिटी होती है वो सबसे अच्छी होती है। और वर्कबिलिटी अच्छी होने की वजह से क्या होती है, लेकिन एक समस्या इसमें आती है कि वर्कबिलिटी अच्छी होगी तो हम इसको आसानी से करना किसी भी शेप में ढाल सकेंगे, लेकिन राउंडेड होने की वजह से क्या होता है कि इनके बीच, कणों के बीच में जो एग्रीगेट होते हैं, इनके बीच में जो अंतर्गठन होगा वो क्या होगा, काफी कमजोर होगा। अंतर्गठन कमजोर होने की वजह से क्या होता है, थोड़ी स्ट्रेंथ पे इस पे क्या होगी, प्रभावित करेगी, वहां पे समस्या आ सकती है। दूसरा है आपका आंशिक रूप से गोलाकार मिलावा। आंशिक रूप से मतलब क्या, सेमी, जो कि कुछ थोड़ा राउंडेड में होते हैं, शेप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ हद तक ये क्या होता है राउंडेड, तो इसके बाद हो सकता है कुछ आकार जो है कुछ परिवर्तन हो, तो ये क्या कहलाते हैं, आंशिक रूप से गोलाकार मिलावा। इसमें जो वाइड्स होते हैं वो 35 से 38% तक पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं, 35 से 38% तक। तो ये थोड़ा जो है इनकी अपेक्षा क्या होती है, राउंडेड कम होने की वजह से क्या होता है, इनके कणों के बीच में जो एग्रीगेट होते हैं उनके बीच में अंतर्गठन की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, इसकी अपेक्षा अच्छी होगी। इसकी वजह से सामर्थ्य जो है हमें अच्छी प्राप्त होगी उस कंक्रीट के द्वारा, लेकिन स्नेहन की क्रिया जो होती है इनमें थोड़ी सी जो है प्रभावित करती है आपको। तो ये आंशिक रूप से क्या होता है, गोलाकार। इनकी साइज शेप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्या होता है
सेमी कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर या सेमी राउंड। तीसरा है आपका नुकीला मिलावा। नुकीला मिलावा क्या होता है कि एंगुलर जिसे कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं, एंगुलर मिलावा। एंगुलर मिलावे में क्या होता है, जो आपके वाइड्स होते हैं इसमें 38% से लेकर 40% तक, इसमें जो वाइड्स होते हैं 38 से 40%, और उसमें अंतर्ग्रथन जो होता है, अंतर्ग्रथन वो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। इसकी वजह से जो इनके कण होते हैं आपस में एक अच्छे जुड़ जाते हैं। तो इस मिलावे का प्रयोग भी अंतर्ग्रथन की क्वालिटी को देखते हुए कभी कभी जो है अधिक किया जाता है, जरूरत के हिसाब से। लास्ट में आपका परतदार, परतदार मिलावा होता है जिसमें जो ये मिलावे होते हैं वो चट्टानों, परतदार चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। हम प्राप्त किए जाते हैं परतदार चट्टान, परतदार चट्टान के वहां से ये पाया जाता है। और इन चट्टानों से प्राप्त एग्रीगेट जो होते हैं वो परतदार मिलावा कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको दो भागों में बांटा गया। दो भागों में कौन कौन से, एक पथरी मिलावा और दूसरा है आपका लंबोतरा। लंबोतरा एक होता है आपका पथरी मिलावा और दूसरा होता है लंबोतरा। तो पथरी मिलावा क्या होता है आपका, जब किसी कण की औसत माप या न्यूनतम माप उसकी औसत माप के 3/5 से कम हो। जब किसी कण की औसत माप, न्यूनतम माप, जब किसी कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप की 3/5 से क्या हो, कम हो, तो वो मिलावा क्या कहलाएगा, पथरी मिलावा कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका जो लंबोतरा है या इलांगेटेड एग्रीगेट है, उसका एग्जांपल हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, यदि किसी कण की लंबाई की औसत माप उसकी 9/5 से अधिक हो, उसकी औसत माप से 9/5 से अधिक हो, तो वो कहलाता है आपका क्या, लंबोतरा। तो ये इसका जो है दो भाग में बांटा गया है, पथरी और लंबोतरा मिलावा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आकार के आधार पर वर्गीकरण, गोलाकार, आंशिक रूप से गोलाकार, नुकीला और परतदार। तो ये था आपका जो है एग्रीगेट का, यहाँ पर एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया आज। जो भी एग्रीगेट के बारे में डिटेल हमने देखा, इसके बाद जो है हम आगे एग्रीगेट के बारे में और डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर पर। अभी के लिए इतना ही।